ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में जो नेचर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? इन अ स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस प्रोफेशन रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस। ये कह रहा है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल है, आपका प्रोफेशन है, या कोई आप स्मॉल स्केल पे कोई पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो, तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट रहेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रोमिनेंट। एग्जाम्पल हैज laundromats, beauty parlors, repair shops, consulting agency, small retail store, medical store, dentist, accounting कंसर्न, बोर्डिंग हाउस, रेस्टोरेंट। ये जितने भी छोटे लेवल पे होते हैं, ये बिजनेस सारे किस पे होते हैं? स्मॉल लेवल पे बिजनेस होते हैं ये सारे। इन चीजों को करने के लिए आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की जरूरत पड़ सकती है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेनिफिशियल है। समझ आया भाई? नेचर ऑफ बिजनेस आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि भाई मेरे लिए किस तरह का बिजनेस सही रहेगा। अगर आप कोई छोटी दुकान खोलना चाहते हो अपने एरिया में, तो आप कंपनी थोड़ी खोलोगे, आप उसके लिए एक छोटे लेवल पे सोल प्रोप्राइटरशिप, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अपने आप को रजिस्टर करा के यहाँ पर चलोगे। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। देख तो वो चाहे उसके बाद क्या है? Partnership is suitable in those cases where the sole proprietorship is suitable, provided that the business is to be carried on slightly bigger scale with help of one or more partner। भाई क्या है, आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़े स्केल पे करना चाहते हो, और उस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप क्या है? अच्छा रहेगा। तो नेचर भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो। सम ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस दैट फाइंड दिस फॉर्म ऑफ एडवांटेज आर टैक्स अकाउंटिंग्स। भाई आप कोई टैक्स के रिगार्डिंग सर्विस देना चाहते हो, आप अकाउंटिंग की सर्विस देना चाहते हो, आप कोई स्टॉक ब्रोकेज फर्म करना चाहते हो, तो आपके लिए पार्टनरशिप फर्म सबसे क्या है? इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप फर्म क्या है? इम्पोर्टेंट है। Service enterprise like hotel, lodging place, trading enterprise such as wholesale trade, retail house, small scale manufacture, small drug manufacture can be undertaken in form of partnership। तो ये जो जितने भी बिजनेस है आप पार्टनरशिप की फॉर्म में कर सकते हो। अब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? भाई वेयर द पर्सन इंटेंड टू स्टार्ट बिजनेस विद ए wish to launch a business organization clothed with legal entity and in corporate form with a feature of their own sole ownership। भाई जहां पर कोई पर्सन ये चाहता है कि भाई उसका अपना खुद का बिजनेस हो, उसकी बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, और वो उस बिजनेस का सिंगल ओनर हो, सोल ओनर हो, और पूरा कंट्रोल उसके पास हो, तो उस चीज के लिए वन पर्सन कंपनी जो है बेस्ट है। उस चीज के लिए वन पर्सन कंपनी जो है बेस्ट है। वन पर्सन company is a new concept in India and hybrid of sole proprietorship and company form of business. The concept opens specular possibility for the new sole proprietorship entrepreneurs such as company retain the character of sole proprietorship, provide limited liability feature to sole proprietorship and clothed with लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मॉडल। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं एक ऐसा बिजनेस करूं जिसमें मेरे बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मैं सिर्फ अकेला ही मैं उसका ओनर हूं बिजनेस का, अकेले का ही कंट्रोल हो, तो वो क्या कर सकता है? वन पर्सन कंपनी बना सकता है। वन पर्सन कंपनी बना के यहाँ पर चल सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग नेचर के हिसाब से आप अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। An alternative form of organization where two or more persons are involved in starting business organization is limited liability partnership. Under Limited Liability Partnership Act 2008, such entity have also gained popularity nowadays. Major advantage of such entity is that liability of the LLP lie with the entity and does not fall in the individual partner
अनलाइक द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1932। भाई आज के टाइम में लोग पार्टनरशिप से बेटर एलएलपी को फॉर्म करना बेटर समझते हैं, क्योंकि एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इस वजह से मेंबर जो है अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो एलएलपी बना के कर सकता है। तो ये नेचर जो है, नेचर के केस में आप क्या करोगे कि भाई नेचर किस तरह से अफेक्ट करता है। तो नेचर में आप ये बताओगे कि अगर किसी को स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या अच्छा रहेगा, बताओगे। अगर कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहता है, नेचर, मैं नेचर के बेसिस पे आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई पर्सन चाहता है कि मैं स्मॉल स्केल पे बिजनेस करूँ, तो उसके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगा, बताओगे। सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि भाई जो मेरा बिजनेस है उसका मैं सिंगल ओनर रहूं और मेरी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहे और मेरी जो बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी रहे और मेरा सिंगल का कंट्रोल रहे, तो उस सिचुएशन में कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट रहेगी, वन पर्सन कंपनी। और कोई पर्सन अगर ये चाहता है कि भाई मतलब स्मॉल स्केल से थोड़ा लार्ज स्केल पे, मतलब स्मॉल स्केल से थोड़ा सा ऊपर जाके बिजनेस करना चाहता है जिसमें उसे किसी दूसरे पर्सन की भी जरूरत पड़ेगी, इस तरह के बिजनेस के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सबसे सुटेबल रहेगी, एलएलपी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप फॉर्म ठीक रह सकती है ऐसे उसमें, ठीक है ना। तो नेचर के बेसिस पे, अलग अलग नेचर के बेसिस पे आप इस तरह से चूज करके यहाँ पर चल सकते हो। आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन, भाई आप किस स्केल पे काम करना चाहते हो। द सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपके ऑपरेशंस, आपके का बिजनेस का स्केल क्या होगा। अगर आपका जो स्केल है वो स्मॉल स्केल पे है, आपका बिजनेस जो है स्मॉल स्केल पे है, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर वन पर्सन कंपनी सुटेबल रहेगी। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आपके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप और वन पर्सन कंपनी। दूसरी चीज, इफ इफ स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मोडेस्ट, कि ना ज्यादा बड़ा है आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ठीक है ना, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपका जो स्केल है वो लार्ज, बड़े लेवल पे है, तो आपके लिए कंपनी जो है एडवांटेज रहेगा, कंपनी आपके लिए सुटेबल रहेगा। समझ आ गई यहां तक। For instance, in accordance with the provision of Micro Small Medium Enterprise Development MSME Act 2006, the Micro Small Medium Enterprise has classified below। भाई इसके लिए डिवाइड किया गया है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, मीडियम एंटरप्राइज क्या है, एज पर दी MSME Act 2006। यहाँ पे बात करते हैं, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020, enterprise shall be classified as micro enterprise, small enterprise, medium enterprise on the basis of criteria। माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहते हैं, मीडियम एंटरप्राइज किसे कहते हैं, वो हमें बताया गया है अंडर दी MSME एक्ट। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है, माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विवेलेंट टू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। जहां पे माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जहां पे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होती और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। समझ आ गई, समझ आ गई यहां तक। माइक्रो एंटरप्राइज किसे कहते हैं कि जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। स्मॉल एंटरप्राइज किसे कहते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी
इक्वलेंट टू और डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपए, कि भाई जहां पर क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। समझ आ गई? और उसके बाद लास्ट मीडियम एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होता है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो आपका टर्नओवर है वो जो आपका टर्नओवर है वो किससे नहीं है ज्यादा, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपका ऑपरेशन स्मॉल स्केल पे है तो आपके लिए कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगा, बताओगे? अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे है तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा, बताओगे? 1 पर्सन कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप? अगर आपका, हाँ, अगर आपका बिजनेस का लेवल है, जो आपके बिजनेस का लेवल है वो मीडियम लेवल पे बिजनेस है आपका, ना तो स्मॉल है ना ज्यादा बड़ा है, तो इस सिचुएशन में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। और अगर आपका बिजनेस लार्ज लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, देन कंपनी। और स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की आपको डेफिनेशन समझ आ गई एज पर द एमएसएमई एक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर, पहले दो फैक्टर नेचर और स्केल का समझ आ गया, ठीक है। थर्ड फैक्टर कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। भाई क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते टाइम जो क्या है कैपिटल है, वो भी क्या है, एक सबसे क्रूशियल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई क्या है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज क्लोजली रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। आपकी कैपिटल जो है, जो कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस के ऊपर और स्केल ऑफ ऑपरेशन के ऊपर। कि भाई अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, आपका बिजनेस छोटा है तो आपको कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। देखो, एंटरप्राइज रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट लाइक आयरन स्टील प्लांट लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा शुड बी ऑर्गेनाइज एज कंपनी। भाई जिस एंटरप्राइज को प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट सब कुछ स्टील हर तरह से हैवी इन्वेस्टमेंट की, जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो वहां पे आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सुटेबल रहेगी, बता सकते हो? कंपनी। भाई थर्ड पार्ट कह रहा है यहाँ पे, कैपिटल इज वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ओनरशिप, business ownership. A requirement of capital is depend upon the business and scale of operation. अगर आपकी कैपिटल, अगर किसी एंटरप्राइज के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे एज अ कंपनी, जहां पर, क्योंकि कंपनी के जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, एज अ कंपनी। Depend upon the capital required, they can be set up as public company or some cases may be in form of listed company by raising money from the public and being listed on stock exchange. आप कंपनी को या तो पब्लिक कंपनी और इनकॉर्पोरेट कर सकते हो या फिर एज अ लिस्टेड कंपनी उसको बना सकते हो, पैसा रेज करने के लिए कहां से, पब्लिक से और स्टॉक एक्सचेंज से लिस्ट करा सकते हो। समझ आ गई यहाँ पे कि भाई जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो वहां पे आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे, बताओगे? जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे, कंपनी।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, और इन्वेस्टमेंट जब कैपिटल ज्यादा चाहिए तो सिर्फ कंपनी ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप शेयर इशू करके लोगों से पैसा रेज कर सकते हो। समझ आ गई? हाँ। एंटरप्राइज रिक्वायरिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट, भाई अगर जहां पे आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म पे भी जा सकते हो। आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हो या पार्टनरशिप चूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, द फ्यूचर कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट modernization, expansion, diversification plan also affect the choice of a form of business organization। भाई आपको स्टार्टिंग में कितना पैसा चाहिए, फ्यूचर में आपको एक्सपेंशन करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, ये वाला जो चीज है ये भी अफेक्ट करती है आपका किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। यहाँ पे समझ आ गई कि भाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आप कंपनी क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। या अगर आपको कम पैसे की जरूरत, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल है, ठीक है ना, तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म भी क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। In sole proprietorship, owner may raise additional capital by borrowing, by purchasing on credit, and by investing additional amount himself। भाई क्या कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर किसी पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो बैंक से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, ठीक है ना। वो क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, उधार में माल परचेज कर सकता है क्रेडिट में। Partnership can often raise funds with greater ease since the resources and credit of all partners are combined in a single enterprise। भाई लेकिन पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, आसानी से पैसा रेज कर सकते हैं। वो पार्टनर से पैसा ले सकते हैं, पार्टनर से क्रेडिट ले सकते हैं, और पब्लिक डोमेन में जाके भी वो क्या कर सकते हैं, किसी बैंकिंग से जाके क्या कर सकते हैं, लोन की फॉर्म में पैसा ले सकते हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है आपकी जो चॉइस ऑफ बिजनेस को भी अफेक्ट करती है। किस तरह से करती है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो कंपनी आपके लिए सुटेबल रहेगी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो फिर पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सुटेबल रहेगी। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, मैनेजीरियल एबिलिटी। अब मैनेजीरियल एबिलिटी किस तरह से आप क्या डिसीजन को अफेक्ट करती है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में। It is difficult for the sole proprietor to have expertise in all functional area for business. Further, the size of the business may not permit engagement of professional management। ये कहना चाह रहा है कि सोल प्रोप्राइटर के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है। हो सकता है कि उसके पास एक एक फील्ड की एक्सपर्टाइज हो लेकिन दूसरी एक्सपर्टाइज ना हो, उसके पास सारी एरिया की एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती। एक पर्सन जब किसी बिजनेस को संभालता है तो उसके पास सारी की सारी एरिया की एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो क्या होता है, जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट होती है वो परमिट नहीं होती। आगे बात करते हैं। इन अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे किस तरह से, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, in other form of organization like partnership and company there is division of work among the partner which allow the partner to specialize in specified area leading to better output and decision making। However, this may sometimes lead to conflict due to difference of opinion। Company form of organization is a better alternative if operations are far-flung, complex in nature and require professional management at various level। भाई क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, आपने सिंगल आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन की, आप ही ओनर हो सकता है आपके पास एक डिपार्टमेंट की एक्सपर्टाइज हो, दूसरे डिपार्टमेंट की आपके पास एक्सपर्टाइज ना हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये कमी रहती है कि वहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टाइज रहती है, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होती किसी ढंग से। और अगर मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से क्या कर लेते हैं, काम को डिवाइड कर लेते हैं, अपने एरियाज को डिवाइड कर लेते हैं।
कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या होता है, हर कोई अपने काम को क्या करता है, मैनेज करता है। समझ आ गई? तो मैनेजरियल एबिलिटी भी वो क्या करती है, अफेक्ट करती है आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं पूरे का पूरा बिजनेस आसानी से मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इस पर्टिकुलर फील्ड में मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, मैं इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म पे जा सकते हो, या फिर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कितना कंट्रोल करना चाहते हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। किस तरह से? अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, वन ओपीसी की, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो मैनेजमेंट होती है, जो कंट्रोल होता है, वो पूरे का पूरा क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज मतलब एक ही पर्सन के हाथ में होता है। भाई सिर्फ एंटरप्रेन्योरर का, एंटरप्रेन्योरर मतलब सिंगल ओनर का पूरा कंट्रोल जो होता है अपने बिजनेस पे होता है। अगर कोई ये चाहता है, अगर आप ये चाहो कि मेरे बिजनेस के ऊपर अकेले का पूरा कंट्रोल हो, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या वन पर्सन कंपनी जो है सुटेबल रहेगी। समझ आ गई? दूसरा, हाँ, दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज जॉइंटली शेयर बाय द partners, and their specific right, duty, responsibility would be documented through incorporating various clauses in regarding the partnership deed. They have equal voice in the management of partnership business, except where they agree to divide themselves the business responsibility in a different manner. Even then, they are legally accountable to each other. पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, जो कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो इक्वली डिवाइड हो जाती है पार्टनर के अंदर। इसमें क्या होता है, जैसे ओपीसी में सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही पर्सन कंट्रोल करता है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो ये कंट्रोल है, जो ये मैनेजमेंट है, ये डिवाइड हो जाता है एज पर दी शेयर्स ऑफ द मेंबर्स। जितने भी राइट्स हैं मेंबर्स के, जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपस में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एज पर दी पार्टनरशिप डीड, एज पर दी पार्टनरशिप डीड। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ये चाहते हो कि भाई जो मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, मैं अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे किसी दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी, मैं उसके साथ कंट्रोल मैनेजमेंट करूंगा, तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म जो है सुटेबल रहेगी। और तीसरा जो है कंपनी। भाई कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में ओनरशिप और मैनेजमेंट जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। कंपनी के केस में ओनरशिप किसके पास होती है, बताओगे? शेयर होल्डर के पास। मैनेजमेंट किसके पास होती है? डायरेक्टर्स के पास। द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी business is entrusted to the board, who are generally the elected representative of the shareholder। भाई जो कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है, और जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेयर होल्डर के। तो अगर इस चीज में कि भाई अगर कोई पर्सन ये कहे कि भाई मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, मैं मैनेजमेंट नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, मेरे बिहाफ पे ये पर्सन कंट्रोल करोगे, तो उस सिचुएशन में कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अपना पैसा लगाना है, और बाद में जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो सारा बोर्ड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह का कंट्रोल, आप किस तरह की मैनेजमेंट चाहते हो। अगर आप पूरा कंट्रोल, पूरी मैनेजमेंट चाहते हो, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगी। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मेरे साथ कोई और क्या करे, कंट्रोल करे, तो आपके लिए पार्टनरशिप रहेगी। और अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैं सिरदर्दी नहीं लेना चाहता डेली की,
मैनेजमेंट में और कंट्रोल में, मैं इसके बिहाफ पे किसी दूसरे अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपना कंट्रोल देना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपके लिए कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी। क्लियर है? पॉइंट नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भाई आप देखोगे कि भाई रिस्क कितना है, और रिस्क के हिसाब से आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करोगे। समझ आ गई? भाई क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल भी रिस्क ना लूं, आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बेस्ट रहेगी। द साइज ऑफ रिस्क एंड द विलिंगनेस ऑफ ओनर टू बियर इट, इट इज इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई रिस्क, साइज ऑफ रिस्क, रिस्क कितना है, और ओनर कितना रिस्क लेना चाहता है, ये भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते टाइम। द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस डिपेंड अमंग द अदर फैक्टर लाइक नेचर, साइज ऑफ बिजनेस। स्मॉलर द साइज ऑफ बिजनेस, स्मॉलर द अमाउंट ऑफ रिस्क। जितना आपका बिजनेस छोटा होगा उतना ही रिस्क कम होगा, जितना बिजनेस बड़ा होगा उतना ही रिस्क ज्यादा होगा। भाई क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कैरी करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क विद इट एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, रिस्क जो होता है स्मॉल होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द business to the extent of entire property. Likewise, in partnership, partner are individually and jointly responsible for the liability of the partnership. कि भाई लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो पर्सन होता है, ओनर होता है, वो क्या होता है, पर्सनली लाइबल होता है। लेकिन मैं पार्टनरशिप की बात करूं, जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की इंडिविजुअली अलग अलग अपनी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Company and LLP have a real advantage. As far the risk is concerned, over the other form of business organization, creditor can force payment of their claim only to the limit of the company. भाई क्या होता है, कंपनी और एलएलपी के अंदर रिस्क जो क्या होता है उतना नहीं होता, क्योंकि इसमें जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की लिमिटेड होती है। जितना उन्होंने पैसा लगाया है सिर्फ उतने पैसे के लिए ही उनकी लाइबिलिटी जो होगी लिमिटेड होगी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में और पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर होते हैं या सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या होते हैं, पर्सनली लाइबल होते हैं। तो रिस्क के लिए भाई अगर अब जैसे रिस्क को देखना है, तो रिस्क अगर ये देखना है कि मैं रिस्क कम नहीं लेना चाहता, मैं रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए आप ये देखोगे कि भाई अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना, फिर आपके लिए स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेगी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप ये कहते हो कि भाई मुझे लाइबिलिटी अपनी, मतलब मैं मैं लाइबिलिटी ज्यादा नहीं लेना चाहता, फिर कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी जो क्या होती है, लिमिटेड होती है। समझ आ गया पॉइंट नंबर 6, या दोबारा समझाऊं? कोई डाउट पॉइंट नंबर 6 के अंदर? अगर आप अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, तो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी, बताओगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहे, तो फिर आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे? नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि हमारी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रहे, लिमिटेड लाइबिलिटी कौन से केस में होती है, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में और एलएलपी के केस में होती है। समझ आ गई? आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। भाई अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस जो है स्टेबल रहे, फ्यूचर में मुझे एक अच्छी जो रिटर्न मुझे मिलती रहे मेरे बिजनेस के ऊपर, हाँ,
तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे सबसे बेस्ट जो है वो कंपनी है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा बिजनेस जो है स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी के बेसिस पे सबसे बेस्ट जो है वो कंपनी है, कंपनी सबसे बेस्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अनदर फैक्टर दैट गवर्न द चॉइस ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। A stable business is preferred by the owner insofar as it help him attracting the supplier of capital who look for the safety of investment and regular return। भाई जितना आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा तभी तो सप्लायर आपके पास आएंगे, तभी तो इन्वेस्टर आपके पास आएंगे, तभी तो आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो स्टेबिलिटी भी, आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी होना भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। From the point of view, sole proprietorship are not stable. Sole proprietorship कोई भी स्टेबल बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म भी स्टेबल बिजनेस नहीं है। अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मतलब ए और बी दो लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बना रखी थी, बी की डेथ हो गई, तो अपने आप ही पार्टनरशिप भी वहां पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस केस में पार्टनरशिप भी क्या है, स्टेबल नहीं है। अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा कंपनी, या फिर आपके लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सबसे बेस्ट कंसेप्ट है स्टेबिलिटी के बेसिस पे। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ। पॉइंट नंबर 8, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाई आप ये चाहते हो कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी हो, मैनेज करने में फ्लेक्सिबिलिटी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर आपके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट रहेगा वो बात करते हैं। as far as the form of business organization chosen should allow flexibility of administration। भाई जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अलाउ करे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, the manner in which organization activity are structured into department, section, unit with clear definition of authority and responsibility। भाई क्या है जो आपकी इंटरनल मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज हो, भाई अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रक्चर हो, डिपार्टमेंट की फॉर्म में, सेक्शन की फॉर्म में, यूनिट की फॉर्म में, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सबको अपनी अथॉरिटी का अच्छे से पता हो। अगर कोई ये चाहता है कि भाई मेरे जो इंटरनल मैनेजमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से वो क्या हो, स्ट्रक्चर हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम बात करते हैं द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल। सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही पर्सन सब कुछ हैंडल करता है, तो वहां पे बिल्कुल सिंपल होता है, स्मॉल स्केल पे, वहां पे इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। Therefore, any change in its administration can affect least inconvenience and loss। सोल प्रोप्राइटर के केस में अगर कोई चेंज भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन में तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लार्ज स्केल में अगर मैं बात करूं, लार्ज स्केल में आपको to the large extent the case is same in the partnership business also, while in case of company administration is not flexible। कंपनी के केस में क्या होता है, देखो छोटे लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करना फ्लेक्सिबल होता है, आप आराम से चेंज कर सकते हो कुछ भी। आपकी खुद की दुकान है, आपकी खुद की शॉप है, आप उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर उसका कर सकते हो। आपको जो भी करना है उसके अंदर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कंपनी की बात करूं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है फ्लेक्सिबल नहीं होता, बिकॉज इट इज एक्टिविटी आर कंडक्ट ऑन लार्ज स्केल। क्योंकि कंपनी की जो एक्टिविटी होती है वो लार्ज स्केल पे होती है एंड दे आर क्वाइट रिजिडली स्ट्रक्चर्ड। Thus, in this form of structure, any substantial change in the existing line of business activity, say from cotton textile to sugar manufacture, may not be permitted by the law if such a provision is not made in the object laws of memorandum of association of company। ये बात कह के यहाँ पर चलना है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है कोई काम करना। भाई काम करना, आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हो। आप अपनी शॉप, आपने कोई शॉप ओपन करी, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई शॉप आपने ओपन करी, और शॉप जब आप ओपन कर रहे थे, पहले आपका बिजनेस मान लो आपकी जर्नल स्टोर थी। जर्नल स्टोर के साथ आपने डिसाइड किया कि मैं अब
अपनी जनरल स्टोर के साथ कोई दूसरी, कोई भी कुछ भी लगा लो, कोई फार्मा स्टोर कुछ भी मैं ओपन करूंगी, तो आप आराम से स्मॉल स्केल लेवल पे कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्मॉल स्केल लेवल पे आप इजीली चीजें कर सकते हो, स्मॉल स्केल लेवल पे आप कर सकते हो। बट अगर कंपनी लार्ज स्केल पे अगर ये चीजें हो, कंपनी वाले लेवल पे अगर ये चीजें हो, तो वहां पे आप नहीं कर सकते, लार्ज स्केल पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। कंपनी के जो काम, जो बिजनेस जो है कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर ऑफ मेमोरेंडम मेंशन होते हैं। अगर कंपनी को कोई अलग से अपना एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना है, अपने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो उसे मेमोरेंडम में पहले चेंज करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते कंपनी में, प्रॉपरली स्ट्रक्चर होता है, हैज पर लॉ होता है, हैज पर कंपनीज एक्ट होता है। अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको पहले अपने मेमोरेंडम के अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? भाई अगर आप ये चाहते हो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे होती है बताओगे? सोल प्रोप्राइटर में। गुड। और कंपनी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है या नहीं होती? हाँ, अगर आपको कोई चेंज करना है एडमिनिस्ट्रेशन में, मेमोरेंडम कंट्रोल। गुड गुड। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। Profit is the guiding force of a private business, and it has a tremendous influence on the selection of particular form of business organization. An entrepreneur desiring to pocket all the profit of business will naturally prefer sole proprietorship, of course. In sole proprietorship, the personal liability also limited. भाई रिस्क, जो प्रॉफिट भी जो होता है, प्रॉफिट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई पर्सन ये चाहता है, अगर कोई बिजनेस का एंटरप्रेन्योर जो है ये चाहता है कि सारे का सारा प्रॉफिट मेरा हो, जो भी प्रॉफिट मुझे बिजनेस से हो वो सारा मेरी पॉकेट के अंदर जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओ। बट इफ ही इज विलिंग टू शेयर द प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर सकता है। इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, however the profit are distributed among the shareholder in proportion to their shareholding। जो कंपनी के केस में प्रॉफिट होता है उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? शेयर होल्डर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की वो लिमिटेड होती है। रेट एट विच द डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड is decided by the board of director through approved by the shareholder। जो रेट होता है डिविडेंड का, डिसाइड उसको किया जाता है बोर्ड के द्वारा, अप्रूव किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। क्लियर है यहां तक? तो भाई डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस तरह से आपके चॉइस को अफेक्ट करता है। अगर आप चाहते हो कि जितना भी प्रॉफिट हो वो मेरा हो, मैं किसी और को ना दूं, तो फिर आप कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे? अगर आप अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हो तो कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे? कंपनी। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए था और पैसा आपके पास आ गया और उसके बदले में आप शेयर होल्डर को क्या कर रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या, अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हो और ये कह रहे हो लोगों को कि हम आपको प्रॉफिट के बिजनेस जो भी प्रॉफिट होता है उसमें आपको शेयर देंगे, तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो? कंपनी। गुड गुड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन ये कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वाला फैक्टर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉ। भाई अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, उसको बनाने का अलग प्रोसीजर है, और अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग लॉ के अंदर जो है रेगुलेट होकर यहाँ पर चलते हैं। अगर मैं पहले बात करूं
सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है सबसे इजीएस्ट है और सबसे चीपेस्ट है, सबसे सस्ता और सबसे आसान है। आप आराम से कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, बट इट इज गाइडेड बाय वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल लॉ टू गिव अ वैलिड प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। बट इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको सिर्फ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, दैट्स इट। इससे अलग कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं होता, और सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। What is necessary is technical competence and business acumen of owner and the requirement of meeting tax liability. ये important नहीं है। Partnership are also quite simple to initiate it. Even a written document is not always necessary. A prerequisite, since an oral agreement can be equally effective. However, in equal practice, written partnership deed is usually entered, and it is needed for registration of firm and for tax authority. The procedure for dissolution of partnership is also relatively simple. पार्टनरशिप को भी बनाना बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है, पार्टनरशिप डीड जो है एग्जीक्यूट करनी है। आपको सिर्फ पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करनी है। Company form of business organization is more complicated to form. It can be created by the law, dissolved by the law, operate under the express provision of the law. In formation of company, a number of legal formalities have been gone through, which entail at a time quite a substantial amount of expenditure. Further, various formality has been comply with for closure of company. No payment of dues may land the company into insolvency and liquidation. यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपको बहुत ही आप ये चाहते हो कि भाई मैं आसानी से किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बना लूं, मेरा पैसा भी ना लगे, मेरे ऊपर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन भी ना लगे, तो फिर कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा, बताओगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर ये चाहते हो कि भाई मेरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, प्रॉपरली अच्छे से एज पर लॉ क्रिएट हो, अच्छे से रेगुलेटेड हो, और अच्छे से मैं कंप्लायंस करूँ लॉ का, तो फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सुटेबल रहेगा? कंपनी। तो ये चीजें भी जो हैं अफेक्ट करती हैं कि आप रेगुलेटेड होना चाहते हो, नहीं होना चाहते, आप किसी लीगल फॉर्मेलिटी में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते। ये भी आपके चॉइस को अफेक्ट करके यहाँ पर चलती है। समझ आ गई? टैक्स इम्प्लीकेशन, आगे आता है टैक्स इम्प्लीकेशन। इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, tax implication play important factor. In small entity such as sole proprietorship, partnership, tax liability is depend on the extent of profit. भाई क्या होता है, स्मॉल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, टैक्स सिर्फ तभी लगता है कि जब प्रॉफिट होता है। आपको डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। However, the liability of owner is unlimited. In case of company or LLP, the liability of shareholder is limited to the value of share they have purchased. In case of company LLP, tax liability could be higher and charged at a flat rate. कंपनी के केस में और LLP के केस में जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो हाइयर होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, पार्टनरशिप के केस में टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना टैक्स पे करना चाहते हो, कितना नहीं करना चाहते। आप टैक्स से बचना चाहते हो तो फिर अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पे ज्यादा टैक्स ना लगे, तो फिर आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे जाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे या पार्टनरशिप पे। अगर आपको मैटर ही नहीं करता टैक्स, तो उस केस में फिर आप कंपनी फिर LLP पे जा सकते हो। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी क्या होता है वो बात करते हैं।
To the extent to which the product or service proposed to be manufactured or made available also play a vital role in choosing the types of organization. ये कहना चाह रहा है to the extent to which product or service proposed to be manufactured or made available, आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कौन सी सर्विस आप देना चाहते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी जो मार्केट है लोकल मार्केट है, ठीक है ना, अगर आपकी जो मार्केट है इफ कंसर्न डील विद लोकल मार्केट, सीजनल प्रोडक्ट और अ पेरिशेबल गुड और इज मीन टू cater a specific city or locality, then sole proprietorship or partnership फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी सुटेबल। भाई अगर आपका जो बिजनेस है लोकल मार्केट में, किसी सिटी में, किसी लोकेलिटी में डील करता है, सिर्फ छोटे स्मॉल एरिया जो है उसका कम है, तो फिर आपके लिए पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपकी मार्केट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, पूरे इंडिया में आपकी मार्केट है, तो फिर आपके लिए कंपनी जो है सुटेबल रहेगा। समझ आ गई? क्लियर है कि भाई हाँ, जहाँ पे आपकी मार्केट छोटी है, जहाँ पे आप सिर्फ एक लोकल मार्केट के अंदर, मान लो आप पटना में हो, पटना के अंदर ही आपकी मार्केट है, पटना में ही आप सर्विस दे रहे हो, तो फिर आप उसके लिए किसी शॉप को ओपन कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप फर्म को ओपन कर सकते हो। बट अगर ये लगा लो कि पूरे के पूरे इंडिया में आपकी सर्विसेज है, पूरे के पूरे इंडिया में आपका प्रोडक्ट जाता है, तो फिर आप कंपनी क्या कर सकते हो, बना के चल सकते हो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी सबसे बेस्ट है। भाई क्या होता है, अगर आप अपनी ओनरशिप को किसी को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो सब आपका ही होगा। पार्टनरशिप के केस में partnership form of organization is one where two or more partners share the profit and loss in agreed proportion. If partner exists, the partnership may decide to induce new partner with benefit of ownership and share of profit and loss. In case of company form of organization, transfer of ownership is possible by transfer of shareholding by one person or group of person in favor of another person or group of person. भाई क्या है, अगर आप ये चाहते हो कि भाई अगर लॉस होता है मुझे तो मैं अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दूंगा, अगर आप इस तरह से ये सोच के बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहेगी? ट्रांसफरेबिलिटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है? ओनरशिप की कंपनी के अंदर। और अगर आप ये कहते हो कि मैं अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट रहेगी। समझ आ गया? समझ आया? कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनेजरियल नीड्स, मैनेजरियल नीड्स की बात करते हैं। मैनेजरियल नीड्स, मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट आल्सो अफेक्ट द डिसीजन अबाउट to form of organization. When the concern is small and it create to local need only, then the one person will be enough to manage the business. भाई क्या है कि जब कंसर्न आपकी जो बिजनेस है स्मॉल है, आपका बिजनेस जो है स्मॉल है, फिर आपके लिए एक ही पर्सन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सुटेबल रहेगी। भाई जहाँ पे मैनेजमेंट करना, कि भाई आप किसी चीज को मैनेज करने के लिए अगर आराम से मैनेज किया जा सकता है, एक पर्सन मैनेज कर सकता है, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगी। लेकिन जहां पर यह है कि भाई एक आदमी मैनेज नहीं कर सकता, हर एक एरिया के अंदर हर एक प्रोफेशनल जो है चाहिए, हर एक स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपका बिजनेस बड़े स्केल पे है, तो उस केस में आपको कंपनी सुटेबल रहेगी। समझ आ गई? क्लियर है?
मैनेजीरियल नीड्स का समझ आ गया। मैनेजीरियल नीड्स किस तरह से कि भाई अगर मैनेजीरियल नीड्स है कि भाई अगर एक ही पर्सन, मुझे बताओगे अगर एक पर्सन पूरे बिजनेस को संभाल सकता है, अगर आपका बिजनेस छोटा है और एक ही पर्सन बिजनेस को संभाल सकता है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा बताओगे? सोल सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर क्या है, आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, एक पर्सन उसको संभाल नहीं सकता, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक बिजनेस के फंक्शन के लिए, हर एक एरिया के लिए एक अलग से एक पर्सन का, एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस की जरूरत होगी? कंपनी की। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सीक्रेसी। भाई अगर कोई पर्सन ये सोचता है, अगर चलो मुझे ये बताओ कि भाई मैं बिल्कुल सीक्रेट रखूं अपने बिजनेस के बारे में, सब कुछ सीक्रेट रखना चाहता है कोई पर्सन, तो कौन सा बिजनेस वो चूज करेगा बता सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं क्या मैं काम किसी को, मुझे कोई कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले ही काम करूंगा, बिल्कुल सीक्रेट रखूंगा, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जरूरी है। लेकिन अगर कोई पर्सन लार्ज स्केल पे काम करना चाहता है, पब्लिक डोमेन में काम करना चाहता है, और उसको पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो उसके लिए कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगा? कंपनी। क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, पब्लिक डोमेन में आपके डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको शेयर होल्डर को बतानी पड़ती है, तो कंपनी के केस में सीक्रेसी जो होती है कम होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सीक्रेसी जो है ज्यादा होती है। समझ आ गई? हाँ। तो भाई जो ये हैं, ये कुछ फैक्टर थे जो हमने ऊपर पढ़े, आप इन फैक्टर को आराम से पढ़ना, और इस तरह से आपका जो क्या है, वो फैक्टर आपके किस तरह से अफेक्ट करते हैं आपके चूज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे भी यही बता रखा है सिनॉप्सिस के बारे में, और ये सारे का सारा यही है, तो इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है, जो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नया चैप्टर हमारा शुरू होगा। बाकी अभी के लिए इतना ही है। ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है? ओके डियर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके।